जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा एडिशनल पेंशन के बारे में। दोस्तों भारत सरकार आपको एडिशनल पेंशन कब देती है? 20%, 30%, 40% या फिर 50% या फिर 100%? कब आपको एडिशनल पेंशन मिलती है? जब दोस्तों आपकी एज 80 साल खत्म होती है। आपकी एज 80 साल खत्म होगी तो दोस्तों फिर आपको 20% एडिशनल पेंशन मिलती है। और जैसे जैसे आपकी एज आगे बढ़ती रहती है तो दोस्तों आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होती रहती है। 30% बढ़ोतरी, 40% बढ़ोतरी, 50% बढ़ोतरी और फिर 100% बढ़ोतरी। यानी सरकार ने एज का क्राइटेरिया बना रखा है। यानी अगर आपकी एज 80 साल खत्म होगी तो फिर आपको 20% एडिशनल पेंशन मिलेगी, यानी आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। और दोस्तों साथ ही साथ एडिशनल पेंशन में डीए-डीआर भी इंक्लूड होता है। अब दोस्तों एक मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्या ये नियम पूर्व सैनिकों पर या फिर जो डिफेंस पेंशनर्स हैं उन पे ये नियम लागू होना चाहिए 80 साल वाला? क्योंकि दोस्तों जो हमारे डिफेंस के पेंशनर्स हैं, जो जवान हैं, वो 60 साल तक जॉब नहीं करते, बहुत ही कम उम्र में ही रिटायर हो जाते हैं। और दोस्तों जो हमारे सिविलियंस पेंशनर्स हैं, जो दोस्तों पूरे 60 साल करके रिटायर होते हैं, तो उनके मामले में ये वाली कंडीशन ठीक है कि जैसे उनके 80 साल खत्म होंगे वैसे उनको एडिशनल पेंशन मिलेगी 20%। लेकिन दोस्तों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पेंशनर्स के लिए, उनके जवानों के लिए, जेसीओस के लिए उनके अलग नियम होने चाहिए एडिशनल पेंशन देने के लिए। यानी कम उम्र में ही एडिशनल पेंशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। अब दोस्तों ऐसे ही एक लेटर दिया गया है पेंशन मंत्रालय को। और दोस्तों ये लेटर दिया है नेवी के पेटी ऑफिसर ने। जी हां दोस्तों, नेवी के पेटी ऑफिसर हैं, पेंशनर हैं, जिनका नाम है विद्याधर नायक जी, जिन्होंने इक्वल एमएसपी का केस भी उड़ीसा हाई कोर्ट में डाला है। इन्होंने एक और लेटर दिया है कि एयरफोर्स के पेंशनर्स, नेवी के पेंशनर्स, आर्मी के पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन दी जाए कम उम्र में ही। काफी जबरदस्त लेटर लिखा है इन्होंने और पहुंचाया है पेंशन मंत्रालय को। क्या है दोस्तों लेटर, किस हिसाब से आपको एडिशनल पेंशन मिलनी चाहिए, लेटर दिखाकर आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, और दोस्तों ये जानकारी है कर्मचारियों का 11% डीए-डीआर बढ़ने के मामले में। जी हां दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट ने सीधा कर्मचारियों का डीए-डीआर बढ़ा दिया 11%। पेंशन पे बेनिफिट मिलेगा, सैलरी में बेनिफिट मिलेगा। कहां से ये खबर आ रही है, पूरी जानकारी आगे दूंगा। जो स्टेट की सरकार है, राज्य की सरकार है, वो अपने पेंशनर्स के लिए, कर्मचारियों के लिए 11% तक डीए बढ़ा रही है। और एक हमारी केंद्र सरकार है जो सिर्फ 2%, 3%, 4% से आगे बढ़ती नहीं है। इसकी भी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों ये दोनों जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कि 34.1% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां, इंफॉर्मेशन उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं या फिर वीडियो देखते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन, ऑथेंटिक जानकारियां आपको समय पर मिल जाए। तो दोस्तों चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने। और दोस्तों मेरा नंबर पाने के लिए, व्हाट्सएप का नंबर पाने के लिए भी आपको कुछ ज्वाइन नहीं करना। जी हां दोस्तों, मेरा नंबर आप फ्री में ले सकते हैं। यूट्यूब के होम पेज में आएंगे, वहीं पर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है पेंशन से जुड़ी, वो सारे सवाल जवाब मेरे से कर सकते हैं। फ्री में आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, फ्री में आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, फ्री में आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, सारी चीजें आपके लिए फ्री में है। एक तरीके की दोस्तों मेरी ये सेवा है आपके प्रति।
तो दोस्तों सारी चीजें पाने के लिए आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल नेम इज रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली दोस्तों मैं आपको जानकारी दूंगा एडिशनल पेंशन के बारे में। हालांकि दोस्तों कई ऐसे संगठन हैं जिन्होंने भारत सरकार के पास डिमांड पहुंचाई है कि एडिशनल पेंशन का बेनिफिट 80 एज पर नहीं 65 साल से ही मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों जो आर्मी के पेंशनर्स हो गए, नेवी के पेंशनर्स हो गए, जो एयरफोर्स के पेंशनर्स हो गए, यानी जो डिफेंस के पेंशनर्स हैं, उनके लिए अलग रूल होने चाहिए एडिशनल पेंशन देने के लिए। और दोस्तों ये रूल बनाएगा कौन? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर पेंशन मंत्रालय। अभी दोस्तों आपको एडिशनल पेंशन दी जाती है जब आपकी एज 80 साल खत्म होती है। अगर आपकी एज 80 साल खत्म होती है और 85 से कम है तो आपको 20% एडिशनल पेंशन मिलती है और उस पर अलग से डीए मिलता है। फिर दोस्तों आपकी एज 85 साल खत्म होती है और 90 से कम है तो आपको फिर 30% एडिशनल पेंशन मिलती है। फिर दोस्तों अगर आपकी एज 90 साल खत्म होती है और 95 से कम है तो आपको फिर 40% एडिशनल पेंशन। फिर दोस्तों अगर आपकी एज 95 साल खत्म होती है और दोस्तों 100 साल से कम है तो दोस्तों फिर आपको 50% एडिशनल पेंशन। और दोस्तों जब आपकी एज 100 साल पूरी हो जाती है या फिर 100 से आप ऊपर है तो दोस्तों फिर 100% आपको फुल पेंशन दी जाती है। दोस्तों ये रूल है अभी केंद्र सरकार का और यही रूल भारत सरकार अभी अप्लाई कर रही है। अब दोस्तों एडिशनल पेंशन का जो रूल है वो चेंज किया जाना चाहिए डिफेंस पेंशनर्स के लिए। इसके लिए दोस्तों एक लेटर लिखा गया है विद्याधर नायक जी के द्वारा और दोस्तों ये लेटर अभी का ही है 30 अगस्त 2025 का। और दोस्तों ये लेटर लिखा गया है सेक्रेटरी पेंशन मंत्रालय को। जी हाँ दोस्तों, पेंशन मंत्रालय के, डीओपीटी के, डीओपीपीडब्ल्यू के जो पेंशन मंत्री हैं उनको दोस्तों ये लेटर लिखा है, यानी पेंशन मंत्रालय को। इसका सब्जेक्ट है सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों, सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों। जी हाँ दोस्तों, आर्मी के पेंशनर्स, नेवी के पेंशनर्स और एयरफोर्स के पेंशनर्स, उनके लिए अतिरिक्त पेंशन प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों जो ये लेटर है भारत सरकार का 18/10/2024 का एडिशनल पेंशन देने का जो ये लेटर है, इस लेटर को सरकार चेंज करे डिफेंस पेंशनर्स के लिए एडिशनल पेंशन देने के लिए। अब दोस्तों ये लेटर कैसे रिवाइज होना चाहिए, जो रूल्स हैं एडिशनल पेंशन देने के वो कैसे चेंज होने चाहिए, वो इस लेटर में लिखा है। दोस्तों क्या लिखा है इसमें, मैं आपके ध्यान में हाल ही में जारी कार्यालय ज्ञापन 18/10/2024, जी हाँ दोस्तों, यानी भारत सरकार का जो लेटर है एडिशनल पेंशन का 18/10/2024 का, इसी का रेफरेंस दिया है इस लेटर में। भारत सरकार के लेटर के संबंध में सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों, विशेष रूप से सैनिकों, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, उनकी अनूठी परिस्थितियों की ओर लाना चाहता हूं। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इन्होंने डिफेंस पेंशनर्स की कंडीशन बताई है जो 80 वर्ष और उससे अधिक आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी सिविल कर्मियों को अतिरिक्त पेंशन प्रदान करने के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने कंपैरिजन किया है जो डिफेंस पेंशनर्स रिटायर होते हैं उनकी एज और एक तरफ जो सिविल के पेंशनर्स हैं, सिविल के कर्मचारी हैं, उनकी एज। जो सिविल के पेंशनर्स हैं वो 60 साल पूरे करने के बाद रिटायर हो जाते हैं, उनकी अलग कंडीशन है। लेकिन जो हमारे डिफेंस पेंशनर्स हैं, जवान है, चाहे आर्मी के हो, नेवी के हो, एयरफोर्स को, वो रिटायर होते हैं बिल्कुल कम एज में। तो उसी का डिफरेंस समझाया है पेंशन मंत्रालय को। फिर क्या लिखा है, यद्यपि उक्त ज्ञापन में अति वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ी हुई आवश्यकता को सही रूप से स्वीकार किया गया है, लेकिन इसमें अन्य रैंकों के रक्षा कार्मिकों की विशिष्ट सेवा शर्तों को पर्याप्त रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, जो अपेक्षाकृत बहुत कम उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भारत सरकार का ये लेटर है एडिशनल पेंशन देने का 80 साल खत्म होने के बाद, ये वाला दोस्तों, ये रूल चेंज करने चाहिए भारत सरकार को। ये रूल चेंज करने पड़ेंगे डिफेंस पेंशनर्स के लिए। अब दोस्तों और आगे क्या लिखा है, अब दोस्तों यहां पे इन्होंने सेवानिवृत्ति की प्रारंभिक आयु बताई है। जो डिफेंस पेंशनर्स हैं, जो एयरफोर्स के जवान हो गए या फिर जो नेवी के हो गए, आर्मी के हो गए, उनकी रिटायरमेंट की आयु बताई है।
क्या लिखा है, भारतीय नौसेना में नाविक आमतौर पर 15 वर्ष की सेवा के बाद, यानी एज कितनी, 32 से 34 वर्ष की आयु के बीच सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, एक जवान की बात करिए, एक नॉर्मल जवान की बात करिए। जैसे नौसेना में, नेवी में कोई नाविक है, आमतौर पे ये 15 वर्ष की सेवा के बाद, यानी उम्र कितनी, 32 से 34 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं, यानी 15 साल करने के बाद। फिर भारतीय वायुसेना में वायु सैनिक आमतौर पर 18 वर्ष की सेवा के बाद, 18 साल करके 35 से 37 वर्ष की आयु के बीच सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। एक तरफ उदाहरण दिया है नेवी के पेंशनर्स का, दूसरी तरफ उदाहरण दिया है एयरफोर्स के पेंशनर्स का, तीसरा दिया है सेना के, आर्मी के। भारतीय सेना में सैनिक आमतौर पर 22 वर्ष की सेवा के बाद, यानी जब उनकी एज 37 से 41 वर्ष की आयु के बीच होती है, तब वो रिटायर होते हैं। तो दोस्तों यहां पे इन्होंने रिटायरमेंट की आयु बताई है कि आर्मी का जवान कब रिटायर होता है, एयरफोर्स का जवान कब रिटायर होता है और नेवी का जवान कब रिटायर होता है। अब नीचे क्या लिखा है वो समझिए, शीर्ष सेवानिवृत्ति पर सबसे बड़ा वित्तीय बोझ। जी हां दोस्तों, बहुत जल्दी रिटायर होते हैं। 32 से 41 वर्ष की आयु में इन पूर्व सैनिकों को सबसे बड़ी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेवारियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल दोस्तों, कम उम्र में रिटायर होते हैं, कम उम्र में रिटायर होते हैं तो दोस्तों पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत होती हैं सैनिकों पर। जी हां दोस्तों, बच्चों की पढ़ाई, परिवार का खर्चा, सब कुछ देखना पड़ता है। यानी जो आर्थिक जिम्मेवारियां हैं, पारिवारिक जिम्मेवारियां, वो कम एज में बहुत होती हैं। और दोस्तों जवान कम एज में ही रिटायर हो जाता है, तो इसका उदाहरण दिया है। फिर क्या लिखा है, जैसे बच्चों की शिक्षा, बच्चों की एजुकेशन, फिर वृद्ध माता पिता की देखभाल। जी हां दोस्तों, जो सैनिक के अपने मां बाप हैं, फादर मदर हैं, उनका भी ख्याल रखना, देखभाल करना। फिर घर बनाना। जी हां दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों जवानों की यही मंशा रहती है कि वो जल्दी घर आ जाए, उसके बाद कहीं जमीन लें, मकान बनाए। तो दोस्तों फिर उसका ध्यान रखना, मकान बनाने का। फिर दूसरे कैरियर में पुनर्वास की चुनौतियां। जी हां दोस्तों, फिर सैनिक को सोचना, जवान को सोचना कि हमें दूसरी जगह जॉब करनी है घर बार चलाने के लिए। यानी कम उम्र में ही रिटायर हो जाते हैं और ऊपर से परिवार की जिम्मेवारियां, मां बाप की जिम्मेवारियां, फिर दोस्तों आर्थिक जिम्मेवारियां, फिर मकान की जिम्मेवारियां, अगर मकान नहीं है तो फिर दूसरी जगह बनाना है। मतलब बहुत सारी मानसिक चीजें। दुर्भाग्य से उनकी सेवा पेंशन हालांकि सम्मान की बात है, इन जरूरी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। जी हां दोस्तों, एक जवान की पेंशन कितनी होती है, एक सिपाही की पेंशन कितनी होती है, अगर वो मान लेते हैं कि वो 17 साल में रिटायर हो जाता है, आगे करता ही नहीं है, 20,463, जल्दी घर आ गया, वो बहुत जल्दी घर आ गया, उसके बाद परिवार की जिम्मेवारियां, तो 20,463 की पेंशन से क्या उसका गुजारा होता है? क्या वो कहीं जमीन लेके मकान बना सकता है? भले ही ग्रेजुटी, लीव इनकैशमेंट, कम्यूटेशन मिलता है, लेकिन आगे का क्या? पैसा तो ऐसी चीज है कि जितना हो वो खत्म होना ही है, लेकिन अगर एक अच्छा पैसा मिले आपको तो दोस्तों फिर आपकी थोड़ी बहुत जरूरतें पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों इसमें समझाया है कि जिम्मेवारियां बहुत हैं, लेकिन जो पेंशन दी जाती है, कम उम्र में रिटायर हो जाता है जवान, तो वो पेंशन पर्याप्त नहीं होती कई बार। फिर क्या लिखा है, वृद्धावस्था के बजाय कार्यशील आयु में अतिरिक्त पेंशन का तर्क। जी हां दोस्तों, फिर क्या लिखा है, अब इन्होंने बताया है सिविल कर्मचारियों का। मैंने आपको बताया कि इसमें दो चीज बताई है, एक तो जवानों का रिटायरमेंट, दूसरा सिविल पेंशनर्स का रिटायरमेंट। अब इन्होंने बताया सिविल कर्मचारियों का रिटायरमेंट। सिविल कर्मचारियों के लिए 80 वर्ष की आयु के बाद अतिरिक्त पेंशन मिलना सार्थक है। इन्होंने बताया कि जो सिविल के पेंशनर्स हैं उनको 80 साल बाद जो एडिशनल पेंशन दी जाती है वो एक वैलिड पॉइंट है, क्योंकि उनकी पूरी वेतन आय 60 वर्ष की आयु तक जारी रहती है। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है 60 साल इनकी रिटायरमेंट की एज होती है, 60 साल तक तो उनको सैलरी दी जाती है। जी हां दोस्तों, कई दोस्तों उनकी बच्चों की शादी हो जाती है सर्विस में रहते ही, क्योंकि उनको पता है कि 60 साल में मुझे रिटायर होना है, तो सैलरी तो मिलती रहेगी ना, साथ ही साथ वो बच्चों की एजुकेशन पूरी करवा लेते हैं।
कहीं मकान लेके रहने लगते हैं, जमीन ले लेते हैं। तो दोस्तों इनकी कंडीशन अलग है। तो यही चीज इन्होंने बताई है। हालांकि रक्षा कर्मियों के लिए वास्तविक तनाव का दौर 30 और 40 की आयु के दौरान होता है। जी हां दोस्तों, यानी इन्होंने बताया नॉर्मल जवान जो रिटायर हो जाता है जल्दी, तो दोस्तों उसकी परेशानियां बहुत हैं जब वो 30 से 40 के बीच में रिटायर हो जाता है। 30 से 40 के बीच में बहुत सी पारिवारिक परेशानियां रहती हैं, बहुत सी मानसिक टेंशन रहती है कि हमें ये करना है, बच्चों को पालना है, पैसा जोड़ना है, कहीं मकान लेना है, ये लेना है, मतलब बहुत सारी जिम्मेवारी है। तो दोस्तों आप कंपैरिजन देख रहे हैं, 30 से 40 की एज में अगर कोई जवान रहता है तो उसकी कितनी सारी जिम्मेवारी है। वहीं एक सिविल का कर्मचारी रिटायर होता है 60 एज में, तो दोस्तों आधे से ज्यादा वो काम कर चुका होता है, आधे से ज्यादा वो काम कर चुका होता है। तो दोस्तों ये डिफरेंस है एज का, इसी के बारे में जिक्र किया। फिर क्या लिखा है, इस आयु तक वे आमतौर पर ईसीएचएस के अंतर्गत आते हैं और उनके कमाने वाले बच्चों को भी उनका भरण पोषण करते हैं। तो दोस्तों पहला वाला ऑप्शन इन्होंने बताया था, पहला वाला जिक्र किया था जवानों का, दूसरा वाला जिक्र किया सिविल के कर्मचारियों का। अब दोस्तों नीचे क्या लिखा है, अब इन्होंने प्रस्ताव लिखा है दोस्तों कि कैसे रूल चेंज होना चाहिए, वो यहां पे लिखा है। इसलिए अनुरोध है कि सेवानिवृत्त सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों के लिए एक विशेष संशोधन पर विचार किया जाए, जिसके तहत अतिरिक्त पेंशन का वही सिद्धांत निम्नलिखित युवा आयु वर्गों पर लागू किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, अब इन्होंने बताया कि जो ये लेटर है भारत सरकार का, ये किस तरीके से रिवाइज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए एडिशनल पेंशन देने के मामले में। अब इन्होंने बताया कि एडिशनल पेंशन का लाभ जवानों के लिए 35 वर्ष की आयु से दिया जाए। कितना? 20%। जैसे ही जवान की एज, पेंशनर्स की एज 35 वर्ष कंप्लीट हो, वैसे ही 20% एडिशनल पेंशन दी जाए। फिर 40 वर्ष की आयु पर 30% एडिशनल पेंशन, फिर 45 वर्ष की आयु पे 40% एडिशनल पेंशन, फिर 50 वर्ष की आयु पे 50% एडिशनल पेंशन, और फिर 55 वर्ष करने के बाद पुनर्निवास और पारिवारिक सहायता स्थिर होने पे सामान्य पेंशन पर वापस लौटे। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों इस तरीके से एडिशनल पेंशन का लाभ देने के लिए इन्होंने लिखा है, यानी 35 वर्ष से ही एडिशनल पेंशन दी जाए जवानों को, डिफेंस पेंशनर्स को। तो दोस्तों एक ये सही मांग है, बिल्कुल सही मांग है, जवानों की कंडीशन को देखते हुए, उनके अर्ली रिटायरमेंट को देखते हुए, जल्दी रिटायरमेंट को देखते हुए। फिर क्या लिखा है, यह ढांचा पेंशन सहायता को उन पूर्व सैनिकों की वास्तविक सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं के साथ संरेखित करेगा जिन्होंने अपनी युवावस्था राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दी है। जी हां दोस्तों जो सिविल के कर्मचारी हैं, पेंशनर्स है, उनकी अलग कंडीशन है, उनका काम अलग है। जो हमारे देश के जवान हो गए, चाहे वो नेवी के हों, एयरफोर्स के हों या फिर आर्मी के, उनकी कंडीशन अलग है। दोनों की जो वर्क कंडीशन है वो बिल्कुल अलग अलग है। जी हां दोस्तों हम भी सिविल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो हमारी जो वर्किंग कंडीशन है वो बिल्कुल अलग है। और जो जवान देश की रक्षा कर रहा है, बॉर्डर पे खड़ा है या फिर कहीं तैनात है, उसकी वर्किंग कंडीशन बहुत अलग है। तो दोस्तों दोनों की वर्किंग कंडीशन को देखते हुए जो ये रूल्स है एडिशनल पेंशन का, दैट मस्ट बी डिफरेंट। जी हां तो दोस्तों ये डिफरेंट होना चाहिए। तो दोस्तों ये चीजें चेंज होनी चाहिए दोनों की वर्किंग कंडीशन को देखते हुए, जैसा इन्होंने बताया। फिर क्या लिखा है दोस्तों, इसका कंक्लूजन क्या लिखा है, मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि यह संशोधन तर्कसंगत और विधि सम्मत दोनों है, क्योंकि यह सिविल और रक्षा श्रेणियों में पेंशन सहायता में समानता के सिद्धांत को संबोधित करता है। इससे लाखों पूर्व सैनिकों, उनके परिवार को उनके सेवा पश्चात जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्षों में अत्यंत आवश्यक राहत मिलेगी। जी हां दोस्तों, अगर एडिशनल पेंशन का लाभ 35 वर्ष की एज से ही शुरू कर दिया जाता है जवानों के लिए, तो दोस्तों उनको आर्थिक सहायता मिल जाएगी। जी हां दोस्तों, कुछ ना कुछ उनको बेहतर महसूस होगा अगर कम उम्र में ही एडिशनल पेंशन दी जाए। तो दोस्तों जो इन्होंने ये लेटर लिखा है, क्या आप इससे सहमत हैं? मैं तो 100%, 101% सहमत हूं इनके इस लेटर से। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी एडवाइस रखेगा कि कम उम्र में ही एडिशनल पेंशन आपको दी जानी चाहिए। कमेंट करके बताइएगा। मैं मंत्रालय से, पेंशन मंत्रालय से अनुरोध करता हूं
कृपया रक्षा मंत्रालय के परामर्श से इस मामले की जांच करें और दिनांक 18/10/2024 के कार्यालय ज्ञापन में उपयुक्त संशोधन जारी करें। जी हाँ दोस्तों, जो ये लेटर है 80 साल वाला, इसमें चेंज करे भारत सरकार। तो दोस्तों ये लेटर लिखा गया है विद्याधर नायक जी के द्वारा, जो दोस्तों नेवी के पेटी ऑफिसर हैं। तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण ये लेटर था जो मैंने आपको समझाया। बाकी दोस्तों आप अपने विचार कमेंट में जरूर रखेगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, और दोस्तों ये जानकारी है डीएडीआर हाइक के बारे में। केंद्र सरकार आपका डीएडीआर बढ़ाती है 2%, 3%, 4%। जो राज्य की सरकार है वो भी बढ़ाती है डीए, लेकिन दोस्तों उनका जो डीए बढ़ता है वो पुराना डीए बढ़ता है 5वें पे कमीशन का, या फिर 6ठे पे कमीशन का, या फिर 7वें वेतन आयोग का। जी हाँ दोस्तों, ऐसी दोस्तों 11% डीए बढ़ाया है। किसकी सरकार ने? उत्तराखंड की सरकार ने, पेंशनर्स के लिए और उनके कर्मचारियों के लिए। दोस्तों कई ऐसी राज्य की सरकार है जिनके यहां पुराना ही डीएडीआर चल रहा है, यानी 7वां वेतन आयोग भी लागू नहीं करा। ऐसी कुछ राज्य की सरकार है। अब दोस्तों ऐसी उत्तराखंड की सरकार है जहां पर मैं भी रहता हूं, मैं भी देहरादून से ही हूं। अब दोस्तों इन्होंने क्या बताया? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दशहरा से पहले लाखों कर्मचारियों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते डीए में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने 5वें वेतन आयोग और 6ठे वेतन आयोग के आधार पर वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में अलग अलग तरीके से बढ़ोतरी की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सार्वजनिक निकायों और उपक्रमों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इनका डीएडीआर अलग चलता है। इनका पुराना डीएडीआर है 5वें पे कमीशन का या फिर 6ठे पे कमीशन का। सबसे आगे केंद्र सरकार है, उसके पीछे है राज्य की सरकार, स्टेट की सरकार। अब दोस्तों जो उत्तराखंड की सरकार है, उनके जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने 5वें केंद्रीय वेतनमान में वेतन पाने वाले सार्वजनिक निकायों और उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2025 से डीए की वर्तमान दर को 455% से बढ़ाकर 466% करने, और 6ठे केंद्रीय वेतनमान में वेतन पाने वाले सार्वजनिक निकायों और उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2025 से डीए 246% से बढ़ाकर 252% करने को मंजूरी दी है। जी हाँ दोस्तों, जो स्टेट की सरकार है उत्तराखंड की, उनके कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए डीए को बढ़ाया है, डीआर को बढ़ाया 455% से बढ़ाकर 466% कर दिया, 11% की बढ़ोतरी करी है। तो दोस्तों एक तरफ जो राज्य की सरकार है वो 11%, 12% 8% डीएडीआर बढ़ाती है। भले ही वो पुराना डी हो, लेकिन मिल तो रहा है ना 11% इनके कर्मचारियों को, पेंशनर्स को। और एक तरफ केंद्र सरकार बढ़ती हुई महंगाई के हिसाब से डीएडीआर में बढ़ोतरी करती है 2% या फिर 3% की। जरा कमेंट करके इसके बारे में भी आप अपनी राय नीचे लिखिएगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। आई होप सारी जानकारियां आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। तो सारी जानकारियां, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां लेटरों के आधार पे आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।